Position vector. So position vector, you can say here I have taken x-axis and y-axis. Okay, horizontal x है आपका, ये y है, this is point P, और इस point के दो coordinates है x and y. x क्या होगा? x इतना होगा. आप x axis पे इतना जाओगे तो ये इसका x coordinate हो जाएगा, और y axis पे आप perpendicular लोके इतना जाओगे तो आपको उसका y coordinate मिल जाएगा. So वेक्टर r हमने क्लास 1 जो पढ़ी थी वेक्टर की, उसमें देखा था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, याद है आपको? प्लेन में एक वेक्टर था तो उसके x में भी कंपोनेंट था और y में भी कंपोनेंट था. तो सेम थिंग ये वेक्टर r आपका प्लेन में है तो उसके पास x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है. सो x कंपोनेंट उसका x होगा, दैट इज अलोंग द x एक्सिस. तो ये सिंपली x जो लिखा है वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, कि मतलब x एक्सिस पे आपको 1 सेंटीमीटर 2 5 10 कितना जाना है वो आपको x दिखाता है. आई वेक्टर आपको सिर्फ एक्सिस का आइडिया देता है कि आपको कौन सी एक्सिस पे जाना है. मैंने ये प्लेन में लिया है 2 डायमेंशन में. सो y मतलब y एक्सिस पे आपको कितना सेंटीमीटर या मीटर मूव करना है, और ये j आपको उस एक्सिस का आइडिया देता है. अगर 3 डायमेंशन में होता तो यहाँ पे z भी आ चुका होता अलॉन्ग विथ इट्स यूनिट वेक्टर k. यूनिट वेक्टर आप पढ़ चुके हो, इट इज द वेक्टर विथ वन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है. सो एक्स वाई जेड का मैग्नीट्यूड आई जे के की वजह से चेंज नहीं होता है. फिर हमने पढ़ा था कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लेते हो, हाउ डू यू टेक द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड लेने के लिए हम आई जे के साथ जो मैग्नीट्यूड जो नंबर्स होते हैं उस नंबर्स का सिंपली स्क्वायर कर देते हैं इन द स्क्वायर रूट. तो ये इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया वेक्टर आर का, पोजीशन वेक्टर का. सो जब आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे स्क्वायर रूट के अंदर, आपको इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर लेना है. अगर आप इसको थीटा की टर्म्स में लिखना चाहते थे तो मैं cos थीटा लेता. cos थीटा इज एडजेसेंट साइड, x बाई आर हो जाता है ना. cos थीटा इज x बाई आर, आर आपने इस साइड में ले लिया है तो x कंपोनेंट r cos थीटा हो जाएगा, y कंपोनेंट r sin थीटा हो जाएगा. ये आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बाद इमीडिएटली पढ़ते हो तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाता है. अगर अभी भी कुछ इश्यू है तो आप वो वीडियो देखें, उसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला पार्ट आप समझोगे तो ये समझने में कोई इश्यू नहीं होगा. ठीक है. तो ये तो 2 डायमेंशन की बात हो गई. अब हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड इन टर्म्स ऑफ 3 डायमेंशन. सो व्हेन यू गो फॉर 3 डायमेंशंस, लुक, तो ये 3 डायमेंशन में ये अपना वेक्टर इधर है, दिस इज अवर वेक्टर ए. ध्यान देना इस डायग्राम में अच्छे से, ये देख रहे हो ये वेक्टर ए है. तो इसने एक्स एक्सिस के साथ इधर ये आपका ए एक्स इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, this is a y is the component along y axis, and this is a as z, it is the component along the z axis. ठीक है. तो वेक्टर ए ने तीन कंपोनेंट है, ए एक्स ए वाई एंड ए जेड. तो आप इस वेक्टर ए को इस टर्म्स में लिख सकते हो ए एक्स आई ए वाई जे एंड ए जेड के. और अगर मैग्नीट्यूड लेना है सो मैग्नीट्यूड भी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है. कैसे लोगे मैग्नीट्यूड इसका? सिंपल, आई जे के साथ जो आपके मैग्नीट्यूड से जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर. ठीक है, ग्रेट. तो ये तो हो गया आपका 3 डायमेंशन में वेक्टर. नाउ एज आई टोल्ड यू, वी वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कि इसने कितना एंगल वेक्टर ए तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड के साथ कौन सी डायरेक्शन में है, कौन से एंगल बना रहा है, वो अगर आपको पता करना है तो ये वेक्टर ए को, ये जो यहाँ पे वेक्टर था इस ऊपर वाले डायग्राम से, मैंने उसको एग्जैक्टली इधर ले लिया है. एंड हियर इज अवर एक्स एक्सिस, ये अपनी y एक्सिस हो गई, और इधर है अपनी z एक्सिस. तो ये x y z एक्सिस के साथ लेट अस से दैट इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल गामा रिस्पेक्टिवली. देखो एंगल गामा ये वेक्टर a ने यहाँ तक बनाया है z एक्सिस के साथ. So vector A has made which 3 angles, alpha, beta and gamma with x, y and z axis respectively. So अगर अब मुझे इसके कंपोनेंट ढूंढने हैं तो cos alpha will be what? Adjacent side. Cos alpha will be adjacent side which is ax and hypotenuse will be a. So हर तीनों केसेस में आपके hypotenuse a ही आ जाएंगे. So cos alpha is ax by a. तो अगर मैं ax को सब्जेक्ट बना देता हूँ so ये क्या हो जाएगा? ax is equal to a cos alpha. जहाँ पे ये a क्या है? a अपना मैग्नीट्यूड है. ठीक है.
हमने इस तरह से लिखा है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, मोड बना के उसके ऊपर एरो का सिंबल रख के, बट वी आर नॉट डूइंग इट अननेसेसरी राइटिंग वर्क नहीं बढ़ा रहे हो आप, सिंपली ए लिख देते हो। सो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा। सिमिलरली यू कैन गो फॉर ए वाई एज वेल, ए वाई के लिए भी आप कर सकते थे ए कॉस बीटा, क्योंकि वाई एक्सिस के साथ उसने एंगल बीटा बनाया है। सिमिलरली कॉस गामा इज द एंगल इट इज मेड विद जेड एक्सिस, तो ए जेड हो जाएगा ए कॉस गामा। सो ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा हो जाएंगे आपके ये डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। इसका क्या मतलब है कि आप इसकी डायरेक्शन कॉस अल्फा की टर्म्स में ढूंढ रहे हो कि भाई कैसे एक्स के साथ उसने क्या एंगल बनाया, वाई के साथ और जेड के साथ, तो ये तीनों एंगल की डायरेक्शन आप कॉस की मदद से ढूंढ रहे हो, इसलिए इसको डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। इसकी आपको 12th स्टैंडर्ड में और 11th स्टैंडर्ड में जब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे वेक्टर के, FBD आएगा 5th चैप्टर में, फ्री बॉडी डायग्राम्स, तो उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ें और इसको रिवीजन बार बार करते जाए आप लोग। ठीक है, सो हियर इट वाज डायरेक्शन कोसाइंस, ये हमने कॉस की टर्म्स में लिखे हैं, तो अब इसको हम साइन की टर्म्स में भी देख सकते हैं। देखो ये ax आपका जो मैग्नीट्यूड वाला जो इक्वेशन है, उसमें हम ax के बदले a cos अल्फा, a sin अल्फा, सॉरी a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा भी रख सकते हैं। इस तरह से किसी भी वेक्टर को So let's now talk about the dot product or scalar product of two vectors. Why do we call them dot product or scalar product? Well, dot product इसलिए क्योंकि आप इसका मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर्स का लेते हो और इनके बीच में यहाँ पे डॉट रखते हो, और स्केलर इसलिए क्योंकि जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो आपको जो आंसर मिलता है वो वेक्टर नहीं है, बल्कि टू योर सरप्राइज योर आंसर इज अ स्केलर। समझ में आ गया? इसलिए इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू वेक्टर्स यू गेट आंसर विच इज स्केलर। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डॉट प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट में ही होता है कि आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो और आंसर आपको स्केलर मिलता है। देखो इसका डायग्राम देखो, इधर समझो इसको। क्या होता है इसमें कि सपोज ये एक वेक्टर ए है और दूसरा ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल यहाँ पे होगा थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो पहले मैं सिर्फ इस डायग्राम को देखता हूँ, इस प्रोजेक्शन को देखता हूँ। मैंने वेक्टर बी की हेड से ये जो प्रोजेक्शन लिया है वेक्टर ए की डायरेक्शन में, ये क्या है मेरा बी कॉस थीटा। व्हाट इज बी कॉस थीटा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, या आप इसको कंपोनेंट कह सकते हो। दूसरे कंपोनेंट ए कॉस थीटा को अभी हमें देखना नहीं है। ठीक है, बी कॉस थीटा ए की ही डायरेक्शन में है। वेरी गुड। चलो तो आते हैं फिर डॉट प्रोडक्ट पे कि ए डॉट बी, जब आप डॉट हटा देते हो तो आपको क्या लिखना पड़ता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब वो मॉड और वेक्टर वाले साइन हटा के आप सिंपली इस तरह से इसको लिखना चालू कर दो। सो हाउ विल यू राइट इट? इट इज सिंपली ए बी कॉस थीटा। तो क्या समझा आपने कि अगर हम डॉट हटा देते हैं तो हमें कॉस थीटा रखना पड़ता है। cos theta is the angle between two, theta is the angle between two vectors. अगर मैं ये b cos theta को ब्रैकेट में ले लेता हूँ और फिर इसको फिजिक्स की टर्म्स में लिखता हूँ, तो व्हाट इज b cos theta? b cos theta कंपोनेंट है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। रिमेंबर मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया? स्केलर हो गया ना। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। सो मैग्नीट्यूड तो स्केलर होता है, और ये a क्या है? व्हाट इज a? a इज ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ a। सो मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड मीन्स इट इज अ स्केलर quantity. So that is why this a dot b which is equal to ab cos theta is a scalar quantity, क्योंकि magnitude of a scalar, magnitude of b scalar, cos theta अपने आप में scalar है। तो that's how you get the answer on right hand side, which all are actually scalar quantities. So that's why the dot product of two vectors here is a scalar quantity. Is that clear? So a dot b is equal to ab cos theta हो जाता है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? इसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और दूसरा जो है वो उसका कंपोनेंट होता है। उसी तरह से अगर
मैं ए का कंपोनेंट लेता हूं, देखो मैं ए का प्रोजेक्शन ड्रॉ करता था वेक्टर बी पे, तो ये क्या हो जाता है, ए कॉस थीटा हो जाता हमारा। सो ये ए बी कॉस थीटा में से मैंने ए को कॉस के साथ लिख दिया ब्रैकेट में ए कॉस थीटा। सो हम ये कह सकते थे कि इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू द प्रोजेक्शन ऑफ projection of vector A onto the vector B और in the direction of vector B। सो इसको मैं क्या लिख सकता था, B पहले है तो मैंने इसको लिख दिया B, और ये डॉट के बाद ये A cos थीटा है तो उसको डॉट के बाद लिखेंगे। जैसे यहाँ पे भी डॉट के बाद B है तो हमने B cos थीटा है, सो डॉट के बाद वाला जो वेक्टर है उसके हमें प्रोजेक्शन लेना होता है, समझे। सो ए बी कॉस थीटा को आप बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हो, और मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को आप कम्यूटेटिविटी कहते हो, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बिकॉज इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर को आप 2 into 3 करो या 3 into 2 करो, आंसर डजंट चेंज। दैट इज वाई दिस स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट इज अ कम्यूटेटिव, इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप पढ़ोगे, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्यों है, बिकॉज इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सिमिलरली फाइव आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, फोर्थ चैप्टर में आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे। तो फ्लक्स इज ऑल्सो द स्केलर क्वांटिटी। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ोगे, दिस बी इज रिप्लेस बाय ई डॉट ए आएगा। ए जहाँ पे एरिया वेक्टर है, व्हाट इज ए इज एन एरिया वेक्टर। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बदले हम यहाँ पे बी लिख देते हैं। तो दो फ्लक्स होता है, फाई के नीचे आप यहाँ पे ई लिख दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, अगर बी लिख दोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन ये 12th स्टैंडर्ड की क्वांटिटीज है तो अभी आपको ज़्यादा देखना नहीं है इसको, हाँ, बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है डॉट प्रोडक्ट की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी हमने देख चुके हैं, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। दैट नाउ इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट्स। तो अगर मैं ए डॉट बी प्लस सी लेता हूं, सो ए डॉट बी हो जाएगा और दूसरा प्लस ए डॉट सी बी हो जाएगा। सो हियर इज अ पॉजिटिव साइन, सो आपको वेक्टर ए को दोनों को देना पड़ेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे ए और बी के बीच में मैंने एंगल थीटा लिया है। अगर मैं ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री ले लूंगा, सो कॉस 90 तो क्या हो जाता है, 0। दैट मीन्स इफ थीटा इज 90 दैट, तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। तो आपको न्यूमेरिकल्स इसके आएंगे, एक वेक्टर ए देंगे जो एक्स वाई जेड आई जे के की टर्म्स में होगा, यूनिट वेक्टर की टर्म्स में। वेक्टर बी देंगे आई जे के की टर्म्स में, ए डॉट बी लोगे आप। तो पूछेंगे कि अगर इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो ए डॉट बी का आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0। तो आप आराम से कह सकते हो कि दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ठीक है। फिर थर्ड है थीटा इज इक्वल टू 0। सो जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, अब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, सो वेक्टर ए विल बी पैरेलल टू बी। ए डॉट बी, इसमें cos 0 की वैल्यू 1 रख दोगे, सो ए डॉट बी का आंसर आपका ए बी होगा एंड दैट विल बी द मैक्सिमम पॉजिटिव आंसर, ठीक है। एंड ए इज पैरेलल टू बी, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दे आर पैरेलल एंड द एंगल बिटवीन देम इज 0। Fourth property, theta is equal to 180. That means if one vector is in this direction, another in this direction, दोनों एक दूसरे की opposite direction में होंगे। cos 180 या cos pi की वैल्यू -1 होती है, तो a dot b is equal to -ab, and that will give you again the answer, maximum answer, but that will be the negative maximum. तो ये आप तीनों एंगल याद रखो, जब 90 है तब डॉट प्रोडक्ट 0 है, व्हेन इट इज 0 द आंसर इज मैक्सिमम, व्हेन इट इज पाई और 180 द आंसर विल बी नेगेटिव मैक्सिमम, बट इट इज स्टिल द मैक्सिमम आंसर। मतलब आपका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। करते हैं हम दूसरी कुछ और प्रॉपर्टीज की। यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं वेक्टर ए का उसी के साथ, मतलब इफ यू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ इटसेल्फ, तो उस वेक्टर का उसके साथ तो एंगल क्या हो जाएगा, इट विल बी 0। सो cos 0 इज 1, सो a इंटू ए इज ए स्क्वायर, ठीक है। सो वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे
तो you will get the square of the vector because it is a scalar quantity। तो एक वेक्टर का दूसरे के साथ लोगे तो आपको इस वेक्टर का स्क्वायर मिल गया है। ठीक है, अब आते हैं हम बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर्स पे। ये IJK को हमने क्या कहा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स या बेस वेक्टर्स। सिंपली हम इसको यूनिट वेक्टर्स अब से कहना चालू करेंगे। तो देखो i डॉट आई अगर मैं करता हूं तो i तो x x की उसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है 1, i का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 1 और i का i के साथ एंगल क्या होगा 0। सो 1 1 cos 0, इफ cos 0 की वैल्यू 1, सो 1 1 1, अल्टीमेटली योर आंसर इज 1। लल्ली दैट इज सिमिलरली अगर आप j डॉट j करोगे तो फिर से 1 1 cos 0 हो जाएगा। So 1 1 1, your answer is 1, k dot k is also 1। So I dot I, j dot j, k dot k, आंसर आपका हमेशा क्या आएगा, सब में 1 आएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर और टू बेस वेक्टर इज 1। ओके, अब देखो यहाँ पे ये सपोज a डॉट b आप लेते हो तो मैंने वेक्टर a को लिखा है i j k की टर्म्स में, axi, ayj, azk, और ये इनके बीच में डॉट है। और वेक्टर b हियर इज bxi, byj, bzk। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो क्या करोगे, जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको सिर्फ i वाले कंपोनेंट को i के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि देखो मैं सपोज axi bxi को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा ax इंटू बी एक्स। ठीक है, ax इंटू बी एक्स, और ये दोनों वेक्टर i डॉट आई के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। डॉट को कहाँ लिख दिया, i डॉट आई के बीच में, बट i डॉट आई तो 1 हो जाएगा। तो सिंपली आपको क्या मिलेगा ax एंड bx। तो i और j का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ i डॉट j, ये तो लिखा ही नहीं है मैंने, तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर मैं i डॉट j या i डॉट k करता हूँ, मतलब आप अगर क्रॉस में जाओगे, किस दो अलग अलग वेक्टर्स के बीच में लोगे तो i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा, j का भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और i और j के बीच में एंगल क्या हो जाएगा cos 90। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90, cos 90 तो 0 होता है। सो इसीलिए अगर आप कोई i j, j k, k i इन तीनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 0, cos 90 आ जाएगा, और cos 90 0 होता है। दैट इज वाई when you take a dot product of two vectors, जैसे हम ax ay का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इधर, सो क्या करोगे आप यहाँ पे सिर्फ i वाले कंपोनेंट को ही देखना है, बाकी कंपोनेंट पे ध्यान देना ही नहीं है। ठीक है, तो देखो axi i को देखो ax इंटू बी एक्स हो जाएगा i डॉट आई 1, इसलिए हम i डॉट आई को नहीं लिखेंगे। सिमिलरली ay by यहाँ से आ गया, j डॉट j 1, az bz, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर आ गया। So this is how you multiply two vectors a dot b and the answer is ax bx ay by az bz। आप ijk को यहाँ से हटा देते हो, ijk को अब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके बदले आ जाएगा 1। इज दैट क्लियर? ये a डॉट बी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको कभी एंगल ढूंढना है वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में तो आपको पहले a डॉट b ढूंढना पड़ता है, फिर वेक्टर a और वेक्टर b का आप डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड लिख देते हो। सो कैसे ढूंढते हैं एंगल हम, ये बाद में एग्जाम्पल भी है। तो देखो a डॉट बी इज इक्वल टू वॉट, ये आपका डॉट है बीच में, a b cos थीटा है ना। सो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइडेड बाय देयर मैग्नीट्यूड। तो बस ये cos थीटा से आप एंगल ढूंढ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वेक्टर a क्या है i प्लस 2j माइनस के, वेक्टर b क्या है माइनस i प्लस j माइनस 2k। सो हमें डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़नी थी, इसलिए हमने पहले ही मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b कर लिया है। कैसे ढूंढते हैं मैग्नीट्यूड, मैंने बोला था कि i j k के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर है उनका आपको स्क्वायर कर देना है। i के साथ तो इधर कुछ नहीं था तो 1 समझ लो, 1 का स्क्वायर, नीचे j का 2 का स्क्वायर और k के साथ -1 का स्क्वायर, तो सब मिला के √6 आ जाएगा। सिमिलरली वेक्टर b का भी मैग्नीट्यूड आपका √6 ही आ जाएगा। सो दोनों का मैग्नीट्यूड √6 हो गया। डिनोमिनेटर तो हमने निपटा दिया, अब किसकी बारी है, न्यूमैरेटर। चलो करो फिर a डॉट बी करो। तो i के साथ 1 इधर -1, तो आपको सिर्फ उनके नंबर्स को देखना है। देख रहे हो अच्छे से, ध्यान दे रहे हो कि नहीं,
देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ IJ के साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन है वो देखो, I के साथ 1, इधर 1, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा -1। देख रहे हो मैंने दोनों का मल्टीप्लिकेशन लिखा है। फिर J के साथ A में 2 है और B में 1 है, सो 2 1 जा 2। फिर K के साथ पहले A में -1 है और B में -2 K के साथ, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो A डॉट B आपने लिख दिया। जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो IJK लिखते नहीं हैं हम। सो मैग्नीट्यूड सॉरी A डॉट B आपको कितना मिल गया 3। बस तो उसकी वैल्यू ऊपर रखो और नीचे लिख दो √6 तो रख दो वैल्यू यहाँ पे। सो 3 डिवाइडेड बाई √6 दैट इज 3/6 and answer is 1/2. So cos theta is equal to cos 60. So theta is equal to 60 degree. That is how we will find out the angle between the two vectors. Okay, angle between two vectors, you can find it out, just find out the dot product, then you go for the magnitude of each vector, put it in the denominator, and that will help you find the angle between the two vectors. तो अब हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है? क्योंकि इसमें हम दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का सिंबल रखते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन सिंबल, उसको रखते हैं और दो वेक्टर का आंसर आपको जो मिलता है, जो रिजल्टेंट है, वो एक वेक्टर होता है। इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, वहां पे देखोगे अगर आपने क्रॉस डॉट हटाया था, कॉस थीटा रखा, तो यहाँ पे अगर आप क्रॉस हटा दोगे तो यहाँ पे आप साइन थीटा रखोगे। और साथ में ये है यूनिट वेक्टर। द ब्यूटी ऑफ दिस यूनिट वेक्टर इज दैट इट मेक्स दिस होल क्वांटिटी अ वेक्टर क्वांटिटी। ए बी साइन थीटा तो अभी तक स्केलर ही था, लेकिन उसको वेक्टर बनाने का काम कौन करता है? ये यूनिट वेक्टर एन कर रहा है। एन की वजह से ये यूनिट वेक्टर है, वरना ये यूनिट वेक्टर था, ये वेक्टर है, वरना ये वेक्टर था ही नहीं, ये तो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी साइन थीटा क्या है? ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। जब आप ए क्रॉस बी हटाओगे तो इसको इस तरह से रख रहे हो, तो ए बी साइन थीटा सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो इस मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने का काम ये यूनिट वेक्टर एन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, उनके बीच में एंगल थीटा है और वो दोनों एक पैरेललोग्राम लॉ फॉर्म कर रहा है। तो ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दे फॉर्म अ प्लेन, they form a plane and that plane is a parallelogram. तो ये यूनिट वेक्टर n है यहाँ पे, that unit vector n is perpendicular to plane formed by a and b, it is perpendicular to a as well as perpendicular to b. समझ आया? तो ये तीनों को परपेंडिकुलर है, ये इंडिविजुअली ए और बी को तो परपेंडिकुलर है ही, साथ में वो जो प्लेन फॉर्म करते हैं, दो यूनिट वेक्टर यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ये उसको भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया? और इसकी डायरेक्शन, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन तो होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड तो आपको आराम से मिल जाएगा, बट इसकी अगर आपको डायरेक्शन ढूंढनी है तो राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इसको दीवार के साथ अच्छे से यूज कर पाओगे कि घड़ी में अगर आप मान लो कि आपका ये जो हाथ मेरा 12 o'clock से है, सो मैं 12 से अगर 9 o'clock की तरफ मेरा हाथ ले जाता हूं, तो माई वेक्टर फ्रॉम द सेंटर इज एट 12 o'clock एंड वेक्टर बी इज एट 9 o'clock, तो मैं 12 से 9 जाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरा अंगूठा बाहर की डायरेक्शन में आता है। सो माई एन इज परपेंडिकुलर टू ए एंड एन इज परपेंडिकुलर टू बी। समझ में आ गया? और वो जो प्लेन फॉर्म करेगा उसको भी परपेंडिकुलर है। तो ये राइट हैंड थंब रूल आप इस तरह से यूज करोगे। अब सपोज मैं 9 to 12 जाता, तो सी अंगूठा मेरा क्या होता है? बाहर की डायरेक्शन में। अब मैं 9 से 12 जाऊंगा, सो अंगूठा इनटू द पेज हो गया। पहले केस में वो आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द स्क्रीन था। जब 12 to 9 गए, 9 to 12 जाओगे तो वो इनटू द पेज हो गया। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन अलग हो गई। तो पहले केस में यूनिट वेक्टर एन वॉज आउट ऑफ द स्क्रीन, दूसरे केस में इट इज इनटू द स्क्रीन, और ये वेक्टर है तो एक डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है तो दूसरी डायरेक्शन हमारी कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आ गया? सो दैट इज द यूज ऑफ राइट हैंड थंब रूल, है ना? क्योंकि ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा है, सो बी क्रॉस ए के बीच में एंगल आप 360 माइनस थीटा करके इसको लोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा, ट्रिगो है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है, देखो अब सपोज ये राइट हैंड स्क्रू रूल है, अगर मैं ए से बी इसको घुमा रहा हूँ, ये स्क्रू है, और अगर ए से बी घुमाने पर लेट्स से कि ये इनटू द स्क्रीन गया, ये मेरी डायरेक्शन है इनटू द स्क्रीन, तो ये प्लस ले रहा हूँ इसको मैं अगर
ठीक है, मैं ए से बी जा रहा हूं एंड इट इज गोइंग इनटू द स्क्रीन एंड इसको मैं प्लस ले रहा हूं, तो अगर जब मैं बी से ए करूंगा, अगर ये एंगल थीटा है, तो व्हेन आई गो फ्रॉम बी टू ए, देन बी टू ए द एंगल विल बी 360 माइनस थीटा. व्हाट विल बी द एंगल? 360 माइनस थीटा. समझ में आ गया? तो 360 माइनस थीटा, आप कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे? 360 माइनस थीटा, यू विल बी हियर. 360 से कम वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव हो जाता है, इसलिए ए बी साइन 360 माइनस थीटा लिखोगे तो माइनस ए बी साइन थीटा हो जाएगा. सो बी से ए घुमाओगे तो आपका स्क्रू इस डायरेक्शन में आएगा ना, तो ये डायरेक्शन आपकी ए क्रॉस बी नहीं है, इट इज इनफैक्ट माइनस ए क्रॉस बी. समझ में आ गया? पहले केस में अगर स्क्रू आपका अंदर गया तो दूसरे केस में स्क्रू आपका बाहर आना चाहिए, बिकॉज इट इज अ राइट हैंड स्क्रू रूल. अगर मान लो कि आपने ए क्रॉस बी किया, अंदर गया, बी क्रॉस ए किया तो भी अंदर गया, तो आपका स्क्रू खराब है, उसके थ्रेड्स खराब है, उसको चेंज करो, टेक अ प्रॉपर स्क्रू, देन ओनली इट विल शो यू प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन, उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए. तो आपका यूनिट वेक्टर एन जो है, ये स्क्रू कौन सी डायरेक्शन में एडवांसमेंट होगा, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन होगा. एक केस में ये प्लस है तो दूसरे केस में वो माइनस हो सकता है, बिकॉज ये वेक्टर है एंड यू कैन नॉट हैव वेक्टर इन बोथ द डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. अगर एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो दूसरे में ऑब्वियसली आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. समझ में आया ये? तो ये थे आपकी क्रॉस प्रोडक्ट की शुरुआत विद द मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी एन इनटू द यूनिट वेक्टर एन. और यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी और उसका जो प्लेन है वो एक पैरेललोग्राम होगा, उन तीनों को हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिक मीनिंग यही है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी या क्रॉस प्रोडक्ट में कभी भी आपके जो भी दो वेक्टर्स होंगे, those two vectors will always form the adjacent side of the parallelogram. जैसे देखो इधर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, क्या मिलेगा आपको? पैरेललोग्राम ही मिलेगा. और अगर आप हाफ कर दोगे इसका, देखो इस डायग्राम में अगर मैं हाफ कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? ट्राइंगल मिल जाएगा. समझे आप? सो कभी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढना है तो आप ए क्रॉस बी को क्या करोगे? ए क्रॉस बी ढूंढो, उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लो, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, और फिर उसका हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा. क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटीज आपको 7th चैप्टर जो रोटेशनल मोशन है वहीं पे पढ़ना है. क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली 7th चैप्टर से आगे ही इंट्रोड्यूस होता है, उससे पहले क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वांटिटीज आपको पढ़नी नहीं है. एक कॉमन से एग्जांपल है टॉर्क, विच इज नॉट वेरी कॉमन. ओके, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. देखो आर क्रॉस पी बोलते हो आप इसको, ठीक है, आर मल्टीप्लाई नहीं बोलते हो. और आर क्रॉस पी की डायरेक्शन अगर सपोज इधर है तो आपका सीक्वेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि आर क्रॉस पी में आपका एंगुलर मोमेंटम लेट्स से इस डायरेक्शन में है, सो अगर पी क्रॉस आर कर दोगे तो ये आपका एंगुलर मोमेंटम दूसरी डायरेक्शन में हो जाएगा. दिस इज माइनस एल. सो दैट्स वाई you have to take care of the sequence when you write this cross product. It is very important. The sequence in the cross product is important. Is that clear? इसको ध्यान से फिर से पढ़ो, इसका रिवीजन करो. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, फॉर इट. ठीक है, अब देखो इधर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है. जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बताया था कि ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दे आर एंटी कम्यूटेटिव. कैसे है ये? एंटी कम्यूटेटिव. दोनों केस में वेक्टर आपका सेम डायरेक्शन में नहीं हो सकता है. राइट हैंड स्क्रू रूल, एक केस में अंदर गया सो उल्टा घुमाओगे तो वो बाहर आता है, बाहर आता है, इसलिए उसकी साइन यहाँ पे नेगेटिव है. डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, क्या मतलब है इसका? कि अगर आप दो वेक्टर के बीच में एडिशन कर रहे हो तो ये वेक्टर ए आप दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बी को भी दोगे, सी को भी दोगे. ठीक है, अब आ जाते हैं वो एंगल्स के ऊपर. अगर कभी भी आपके दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है या एंटी पैरेलल है तो एंगल 0 या 180 हो जाएगा. साइन 0 या साइन 180 तो 0 हो जाता है, तो ऑब्वियसली ये पैरेललोग्राम ही नहीं फॉर्म करेंगे. वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ एंगल्स होना चाहिए था, तभी तो पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे ये, है ना.
तो इस केस में आंसर आपका जीरो वेक्टर हो जाएगा। सो वेक्टर ए आर पैरेलल एज और इट मे बी एंटी पैरेलल। ठीक है, सो ए क्रॉस बी जब भी एंगल उनके बीच में 0 या 180 होगा आपका आंसर 0 हो जाएगा एंड इट इज स्टिल अ जीरो वेक्टर। कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर फिर भी वेक्टर ही रहता है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी साइन 90, साइन 91 एंड ए बी, एंड दैट इज योर मैक्सिमम आंसर। और ए एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा बी को, क्योंकि थीटा इनके बीच में 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर है ए क्रॉस ए, मतलब वेक्टर ए का खुद ही के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, सो आंसर क्या हो जाएगा, उसका खुद के साथ एंगल ही जीरो है, तो साइन जीरो तो वैसे ही जीरो है, सो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इट्स अ जीरो वेक्टर। सो प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे ये जीरो हो गया। ठीक है, इट इज जीरो व्हेन यू टॉक ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट लोगे तो आंसर जीरो है। सो इट इज नॉट वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड था, तो उसने खुद के साथ मल्टीप्लाई करके खुद को स्क्वायर कर लिया, लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसने खुद के साथ, ये डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो, सेल्फ सफिशिएंट नहीं, खुद के साथ इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया और जीरो हो गया, अपनी पूरी जो भी एग्जिस्टेंस है इसने लूज कर दिया, है ना। गुड, इट्स क्वाइट फिलोसॉफिकल। नाउ लेट्स गेट बैक टू फिजिक्स। अब देखो, अगर i क्रॉस j करोगे तो यहाँ पे आंसर k आएगा, वहां पे i डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई किया था तो आंसर जीरो था, यहाँ पे उल्टा है, वहां पे i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 था, यहाँ पे अगर आपने i डॉट आई, सॉरी i क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के किया तो जीरो हो जाएगा, वहां पे मैक्सिमम था, यहाँ पे जीरो। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर मैं i क्रॉस आई करूंगा तो i का मैग्नीट्यूड 1, जे फिर से मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल तो जीरो है, तो आंसर इसलिए जीरो हो जाता है। तो जब एक वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर का उसी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक द डॉट प्रोडक्ट। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्रॉस में जाते हो, आई क्रॉस जे करोगे, तो देखो यहाँ पे आपको ये सिस्टम फॉलो करना है। कैन सी हियर, आपको ये आई जे के जो, जस्ट मिनट, तो मैंने ये आई जे के जो बनाया है, आपको इसे सिस्टम को फॉलो करना है। और आपको देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट हैव आई रिटन हियर, लेट मी चेंज द कलर। हाँ, कि इस डायरेक्शन में आप जाओगे तो आपका आंसर पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं आई से यहाँ से शुरू करता हूँ, अगर मैं आई क्रॉस जे करूंगा तो आई क्रॉस जे के बाद क्या आता है, के आता है ना, तो के पॉजिटिव होगा। अगर जे क्रॉस के कर रहा हूं तो आंसर मेरा नेक्स्ट क्या आता है, आई, तो वो पॉजिटिव है, देख रहे हो। सो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के एंड इट इज पॉजिटिव, जे क्रॉस के इज पॉजिटिव, के क्रॉस आई, देखो ये के क्रॉस आई करोगे तो आई इसके बाद वाला आ जाएगा जे। सो दिस इज हाउ इफ यू गो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में आपका आंसर कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव। समझे आप, आई क्रॉस जे, I cross j is k, j cross k is I, and yeah, k cross I is equal to j. This is I, j and k. That is how you went clockwise. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, देखो अब अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, मैंने सपोज I cross j किया इधर, सॉरी I cross k किया, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस j, क्योंकि हमारी सिर्फ क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है। I cross k will give you माइनस j, k क्रॉस j करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस आई, j क्रॉस i करोगे तो, j क्रॉस i करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस k। ये मैंने इस डायग्राम की दोनों साइड पे ये वैल्यूज लिखी हुई है, समझ गए। दिस इज फॉर प्लस एंड हियर दिस आर द वैल्यूज फॉर द -1। i क्रॉस j इज इक्वल टू k एंड i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस j हो गया। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, गिव इट सम टाइम, 5 मिनट इसको लेके बैठो। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट दिस इज समथिंग न्यू, सो थोड़ा टाइम लगेगा, नई चीज़ें मास्टरी आने में थोड़ा टाइम लगती है, बट डोंट गेट डिस्टर्ब, डिफिकल्ट है, नथिंग इज डिफिकल्ट अनलेस यू गिव इट अ टाइम। ओके, अब आते हैं हम इसके ऊपर कि भाई ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करना है। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये मैथमेटिकल सिंबल आएगा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स आई गेस आप लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, तो ये डिटर्मिनेंट्स स्लोली यू विल लर्न इट इन मैथ्स। आप दोनों मैथ स्टूडेंट हो, बट ऐसे बहुत सारे लोग
देखेंगे कि भाई वो बायो वाले भी होते हैं, तो स्लोली दे लर्न इट, इट्स क्वाइट इजी। ओके, सो इन डिटरमिनेंट यू पुट दिस मैग्नीट्यूड काइंड ऑफ सिंबल, बड़ी वर्टिकल लाइंस लिखते हो। सबसे ऊपर हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर आई जे के, ये हमेशा ही आपको यही प्रैक्टिस फॉलो करनी है। और वेक्टर ए के जो कंपोनेंट थे ना, वेक्टर ए के कंपोनेंट थे ए एक्स ए वाई ए जेड, वो आप पहले लिखोगे। वेक्टर बी के कंपोनेंट फिर बी एक्स बी वाई बी जेड ऐसे लिखोगे। देखो क्रॉस प्रोडक्ट में एक चीज है, अगर मैं ए क्रॉस बी है तो ऊपर पहले मुझे ए को ही लिखना पड़ेगा, और बी बाद में है तो मैं उसको बाद में ही लिखूंगा। इसकी सीक्वेंस में आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूं। ओके, ठीक है। अब मैं जब इसको सॉल्व करना चाहता हूं, फर्स्ट मैं i के साथ मल्टीप्लाई करूंगा इस मॉड को। मुझे i को जब इसको सॉल्व करना है तो मुझे i वाली रो को भी भूल जाना है और i वाली कॉलम को भी भूल जाना है, इसको देखना ही नहीं है। अब मैं इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है दैट विल कम विद द पॉजिटिव साइन, और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दैट कम्स विद अ नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन के साथ कौन आएगा, ए वाई बी जेड। तो देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, ये यहाँ पे देखो ये ए जेड बी वाई, ये ए जेड बी वाई कौन सी साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। तो ये हो गया ए जेड बी वाई, सिंपल है। आप फर्स्ट ब्रैकेट में देखो ये जेड इधर आ जाएगा और इसका वाई इधर आ जाएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक है, चलो ये तो हो गई आई की बात। अब आ जाते हैं हम जे के ऊपर। तो जब आप जे के लिए इसको सॉल्व करोगे, रिमेंबर जे सेकेंड टर्म है आपकी, और जे यहाँ पे प्लस साइन के साथ, सॉरी माइनस साइन के साथ आता है। जे कौन सी साइन के साथ आएगा, माइनस, आई माइनस जे प्लस के। तो जब जे के लिए इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसको नहीं देखना है और इसको तो देखना ही नहीं है, रो तो कभी भी नहीं देखनी है आपको। अब जब जे के लिए करोगे तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स बी जेड, देख रहे हो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। तो माइनस साइन, ये क्रॉस जो ऊपर जा रहा है वो माइनस साइन के साथ आ रहा है, ए जेड बी एक्स। समझे आप, ठीक है। फिर आती है के की बारी। के के लिए करोगे तो आपको सिर्फ इतने पार्ट को देखना है, दैट इज ए एक्स बी वाई, ये हो गया ए एक्स बी वाई, और जो मेरे पीछे छुप गया है वो हो जाएगा ए वाई बी एक्स। ए आपको दिखाई दे रहा है, पीछे वाई भी है और बी एक्स भी है। समझे आप, तो इस तरह से आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे। इजी है, 2-3 क्वेश्चंस करोगे और आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको एंगल ढूंढना है। एंगल ढूंढने के लिए हम देखो जो मैंने आपको बताया था उसी का हमें यूज करना है, कि साइन ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कौन से दो वेक्टर, ए क्रॉस बी, तो आपने इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया था, फिर उसका आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो। देखो इधर क्या किया मैंने, मैग्नीट्यूड लिया है ना। सो ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वॉट, ए बी साइन थीटा हो जाता है। आपने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, तो मैं साइन थीटा को सब्जेक्ट बना देता हूँ। सो ए क्रॉस बी मुझे ढूंढ लेना है पहले, फिर इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लूंगा। तो ए क्रॉस बी तो ढूंढना ही है, फिर मैग्नीट्यूड लो, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लो, फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लो, डिनोमिनेटर में रखो और ये हो जाएगा। करते हैं इसका एक सम अभी और आपको समझ आ जाएगी, ये चीज इजी है, आराम से समझ आएगी। ठीक है, ओके। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके और ट्रिकी जो होते हैं वो ये, कि हमने देखा है कि ए क्रॉस बी में जब क्रॉस हटाते हैं तो ये तो स्केलर था, और इसको जो वेक्टर बनाता है वो ये मैजिशियन है, यूनिट वेक्टर एन। सो कई बार आपको ये यूनिट वेक्टर एन भी ढूंढने के लिए कहा जाएगा। सो व्हाट विल यू डू, यू विल फाइंड आउट दिस एन देयर, एन को सब्जेक्ट बना दो, ए क्रॉस बी ढूंढो डिटर्मिनेंट से, इस तरह से डिटर्मिनेंट बनाओ, पहले उसका ए क्रॉस बी ढूंढो, और फिर उसी ए क्रॉस बी का क्या करना है, मैग्नीट्यूड ले लेना है। देखो थीटा में आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का अलग से मैग्नीट्यूड लेते थे, यहाँ पे आपको ए क्रॉस बी ढूंढ के उसी का मैग्नीट्यूड ले लेना है। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करोगे, ए क्रॉस बी ढूंढो, फिर नेक्स्ट उसी का मैग्नीट्यूड ले लो और फिर उसका रेशियो ले लो, एंड दैट्स इट, आपको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, हर एक प्रॉपर्टीज को फिर से ध्यान से पॉज कर करके देखो, रिवाइज करो, इजी है, समझ आ जाएगी, नथिंग इज डिफिकल्ट, जस्ट
गिव इट लिटिल टाइम। ठीक है, ग्रेट। एक एग्जांपल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ढूंढने वाला। जो मैंने बोला था आपको सिर्फ A क्रॉस B डिटर्मिनेंट ढूंढना है। ये 3i 4j वेक्टर A दिया है, K नहीं दिया है, तो K की वैल्यू डिटर्मिनेंट में आप 0 लिख दोगे। सिमिलरली B है 3i माइनस 7j, K नहीं है तो इसमें भी K की वैल्यू 0 रख दोगे। चलो फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आई जे के 3 के वेक्टर है 3 4 0, उसके मैं जो आई जे के कंपोनेंट लिख दिए, बी के भी लिख दिए। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। आई के साथ देखोगे तो 4 0 इंटू 7 0, ये हो गया 4 0 7 0। देखो मैंने अभी इंडिविजुअली आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और इसको इलेबोरेट किया है, ठीक है, जिससे आप इसको इजीली समझ। फिर मैंने आपको बोला था कि j कम्स विथ अ नेगेटिव साइन, तो j माइनस जे के साथ आया, माइनस साइन के साथ, तो ये 3 0 माइनस 3 0 हो गया। फिर ये आपका आएगा प्लस साइन के साथ, नीचे से ऊपर जाओगे ये माइनस साइन के साथ आएगा। ठीक है, फिर k की बारी आएगी तो 3 इंटू 7 इट्स प्लस 1, फिर माइनस साइन के साथ 4 3 ज़ा माइनस 12। ये इन दोनों के बीच में जब आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो बीच में साइन तो आपका नेगेटिव ही आएगा, रिमेंबर। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आया 33 के। बाकी की सारी टर्म तो 0 थी। इन सब के ऊपर आपको कैप लिखना भूलना नहीं है। सो एरिया तो वेक्टर क्या आ गया आपका 0i 0j प्लस 33k। फिर जब इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये 0 का स्क्वायर, इधर से भी 0 का स्क्वायर, और k के साथ आया 33, तो 33 का स्क्वायर करो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर आया सिर्फ 33 स्क्वायर यूनिट। सो दैट इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ए क्रॉस बी ढूंढ के आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। अगर आपको ट्राइंगल ढूंढना है तो इसका हाफ कर दोगे एंड यू विल हैव द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे हैव फॉर्म्ड। ठीक है, गो फॉर दिस। देखो जो मैंने आपको यूनिट वेक्टर वाला बोला था वो सम आया है। सो क्या करना था यूनिट वेक्टर वाले सम में, आपको यूनिट वेक्टर ढूंढना था जो ये दोनों को परपेंडिकुलर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट्स, तो दैट इज आई जे के। ए के कंपोनेंट क्या है 2 1 1, तो ये लिख दिया। जे के है 1 माइनस 1 2, वो भी लिख दो। फिर इसको सॉल्व करो, आई के साथ ये आ जाएंगे 2 1 ज़ा 2 माइनस 1 1 ज़ा माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। सिमिलरली माइनस जे के साथ आएगा 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 4 माइनस 1। के साथ इन दोनों को चलो देख लो इधर, 2 1 ज़ा माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस 3। सो क्या आया आपका ए क्रॉस बी, इट्स 3i माइनस 3j माइनस 3k, दैट इज योर ए क्रॉस बी। अब क्या करोगे इसका, बस मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आई जे के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म्स है, जो कंपोनेंट्स है उसके, उसको आप स्क्वायर कर दो। सो दैट विल बी 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सो दैट इज रूट 27। एंड अब ये 9 3 रूट 27 का मतलब क्या होता है 9 इंटू 3, तो रूट 9 का आंसर 3 है, तो ये हो गया 3 रूट 3। ठीक है, सो अब आपको ढूंढना था यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर, इट्स क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो क्रॉस प्रोडक्ट आपका था 3i माइनस 3j माइनस 3k, और इसका मैग्नीट्यूड है 3 रूट 3। 3 सब में से कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे, सो i माइनस j माइनस k डिवाइडेड बाय रूट 3। सो दिस इज द कंपोनेंट। अब देखो ये वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था ना, n इज अ वेक्टर। सो वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर आई जे के की टर्म्स में है। So this is a unit vector which is perpendicular to A, perpendicular to B, and perpendicular to the parallelogram which this two vector has formed here. So इस तरह से आप ये यूनिट वेक्टर ढूंढ सकते थे। ये यूनिट वेक्टर था, तो यूनिट वेक्टर जब भी आप ढूंढोगे वो आई जे के की टर्म्स में ही आएगा, बिकॉज इट इज अ वेक्टर। अगर k नहीं है तो आप उसको 0k लिखोगे, बट यू विल मेंशन इट देयर। ठीक है ना, ग्रेट। सिमिलरली अब एक एंगल वाला सम लिया है मैंने कि डिटरमाइन द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 3i प्लस j प्लस 2k, इसको a ले लो और इसको b ले लो 2i माइनस 2j माइनस k। तो a के साथ है 3 1 2, तो ये लिख दिया 3 1 2। b के साथ है 2 माइनस 2 1, ये भी लिख, सॉरी ये 4 है, 2 माइनस 2 4, दिस हियर इज 4। ओके, ये थोड़ा लिखने में मैंने गलती कर दी थी, इसको सुधार लेना आप।
फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 1 2, व्हेन यू सॉल्व दिस यू गेट दिस वेक्टर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर a क्रॉस b. इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इन सब का स्क्वायर करोगे, यू विल गेट 8 टाइम्स √3. फिर एंगल में मैंने आपको बताया था कि आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंडिविजुअली लेना था. तो आपने ये इसमें से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये मिल गया, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया. अब बस रखो सब वैल्यूज यहाँ पे. दिस इज ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, दिस इज a√3, नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. तो ये इसको सॉल्व करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2/√7. बस इसको यहीं तक छोड़ देना है. और स्लोली आपको इसका एक टेबल भी होता है जहां से आप 2/√7 को सॉल्व करके ये एंगल आप पता कर सकते थे. ठीक है, ओके, फॉर इट एंड दैट्स इट. ये क्रॉस प्रोडक्ट आपका यहाँ पे हो गया. इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करें, आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, इसको बार बार रिवाइज करें. Thank you very much for being such a patient kids, and good luck. Keep studying, keep revising. That is the only key to gain knowledge. Again, thank you.